नमस्कार। मेरा नाम भूत और शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति में जो चीजें हमारे सामने होती है, इसमें अलग अलग उसमें छटाई इतनी होती है कि हमारे समझ में कुछ बातें आती नहीं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में पूरी राजनीति दो गुटों में बंट गई है। एक गुट को महायुति बोला जाता है, जिसमें बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी है, और दूसरे गुट में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। इसके बाहर प्रकाश अंबेडकर एक गुट है और राज ठाकरे एक गुट है। अब दोनों की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनका जो वोट शेयर होता है वो किसी एक गठबंधन के साथ जाता है, युति के साथ जाए या महाविकास आघाड़ी के साथ जाए, तो उनको कुछ हद तक चुनाव की सीटें बढ़ाने में उसका फायदा हो सकता है। हमने देखा है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है, वो फिर मांझी की पार्टी है हम करके, या ऐसे जो छोटे मुकेश साहनी है, वो ऐसे छोटे गुट है। लेकिन अगर उनका जो 2-3%, 1.5% वगैरह होता है, वो अगर किसी बड़े गठबंधन के साथ आ जाए तो उनके लिए 2-3 सीटें आसान हो तो जीत सकते हैं, वरना एक भी नहीं जीतते। लेकिन अगर वो किसी गठबंधन के साथ आते हैं तो उनके 2-3-5 सीटें तक आती है, और उसके साथ साथ गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां होती है उनके लिए 10, 12, 15 सीटों पर फायदा हो सकता है। तो इसलिए आपको याद होगा कि पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में प्रकाश अंबेडकर, जिनका वंचित बहुजन आघाड़ी नाम का एक पार्टी है, वो पार्टी क्या महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी, इस पर 2-3 महीने से चर्चा चल रही थी, बैठकें हो रही थी। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हो गई थी, उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हो गई थी, फिर इनका डेलीगेशन उनका डेलीगेशन मिल रहा था, इनका प्रस्ताव वहां जा रहा था, उनका प्रस्ताव यहां आ रहा था। 2-3 महीने उसमें चले गए। आखिर चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ, फिर भी किसी का भी प्रस्ताव सम्मत नहीं हुआ, और प्रकाश अंबेडकर को अलग से अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अर्थात उसका बड़ा परिणाम लोकसभा चुनाव पर हुआ नहीं। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर अलग रहे, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव हुआ नहीं। वो ना एक सीट जीत पाए, ना किसी का नुकसान कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे थे। 2009 के चुनाव में पहली बार राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग होकर अपनी एमएनएस पार्टी बनाकर मैदान में उतरे थे, उन्होंने 13 सीटें जीत ली थी। 9% से ज्यादा उनको वोट मिले थे। उसके बाद राज ठाकरे के नाम का दबदबा बन गया था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनका दबदबा कम होते गया। वो किसी एक बात कर या एक मुद्दे को पकड़कर नहीं रहे, और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। 5 साल यानी 9 के बाद 2014 आने तक, जब मोदी युग शुरू हुआ, तो राज ठाकरे किसी भी गठबंधन में नहीं थे, और अकेले लड़ने की ताकत उनकी पार्टी में बची नहीं थी। इसलिए 2014 में उनकी पार्टी का सिर्फ एक एमएलए चुनकर आया। 2019 में और एक एमएलए चुनकर आया। इस दरमियान राज ठाकरे कभी भाजपा के साथ गए, मोदी के साथ रहे, कभी कांग्रेस के साथ गए, फिर वापस। तो एक एक जगह आप स्टेबलाइज नहीं होते, स्थिर नहीं होते, जिसको बिहार की राजनीति में पलटू राम बोला जाता है। बिल्कुल उसी ढंग की राजनीति महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने की है। हाँ, लेकिन वहां नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के 100 से लेकर 80, 25, 50 ऐसे एमएलए आते हैं। उतनी ताकत राज ठाकरे के पास नहीं है, इसलिए उन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन पिछले 15-16 साल में अगर हम उनकी
राजनीति का अभ्यास करे तो एक दिखाई देता है कि बिल्कुल नीतीश कुमार जैसे कभी यहां कभी वहां करते हैं, बिल्कुल उसी ढंग से राज ठाकरे एक जगह स्टेबिलाईज नहीं हुए, स्थिर नहीं हुए। तो पलटूराम इनको भी कहना पड़ेगा। तो पिछली लोकसभा तक जो बीजेपी के साथ रहे, वो राज ठाकरे, बोला जाता था कि बीजेपी के गठबंधन में महायुति में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका प्रस्ताव भी नहीं हुआ और आखिर उनको भी अकेले लड़ना पड़ा। लेकिन राज ठाकरे ने बहुत सारा प्रभाव चुनाव पर डाला, ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ चुटपुट सीटें निकलती है। अब देखो, मुंबई में शायद 3-4 सीटों में उन्होंने, उनकी कैंडिडेट ने जो वोट खाए थे उसका फायदा शिवसेना उबाठा को मिला, कहीं उसका फायदा एकनाथ शिंदे गुट को मिला, कहीं भाजपा को मिला। लेकिन खुद की पार्टी के लिए राज ठाकरे एक भी एमएलए विधानसभा में चुनकर नहीं ला पाए। ऐसे राज ठाकरे, लेकिन उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुछ 1.5 या 2% वोट बचे, लेकिन मुंबई में उनका वोट परसेंटेज 4 है। 4% वोट उनके पास मुंबई के 36 विधानसभा सीटों पे थे। एमएलए तो चुनकर नहीं आए, एक भी कैंडिडेट नहीं आए, लेकिन कुछ जगह उन्होंने दोनों साइड को प्रभावित किया है। और इसलिए अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुंबई में उनकी ताकत वो नहीं रही जो पहले थी शिवसेना की। एकनाथ शिंदे के जाने के बाद शिवसेना में 2 फाड़ हो गए और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, क्योंकि उद्धव के 10 एमएलए चुनकर आए मुंबई में, तो एकनाथ शिंदे के भी 6 एमएलए चुनकर आए, 15 बीजेपी के आए। मतलब एकनाथ शिंदे और फडणवीस मिलकर जो ताकत बनती है, उसके सामने उद्धव ठाकरे कमजोर दिखाई देते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ होकर भी मुंबई में उद्धव ठाकरे कमजोर है, क्योंकि इनके 10, कांग्रेस के 3 और बस 13, यानी मुंबई में 36 में से सिर्फ 13 एमएलए महाविकास आघाड़ी के चुनकर आए। और ऐसी परिस्थिति में फिर राज ठाकरे अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी को होगा, क्योंकि जैसे जैसे निचले स्तर का चुनाव आता है उसमें पार्टी के नाम पर जो वोट होते हैं वो एक एक कैंडिडेट के लिए पिघल जाते, दूसरे के साथ चले जाते। पिछले 2017 के चुनाव में जो हो रहा था, इसलिए तो एक बात ऐसी है कि अब राज ठाकरे ने तय किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अपने भाई के साथ जाएंगे। और 17-18 साल जो एक दूसरे से दूर हुए थे, वो दोनों भाई एक साथ आ गए। और इसलिए पहली बार पॉलिटिकली राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में गए, कंप्लेंट करने गए कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोटिंग प्रोसीजर में गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है। ये सब वो पुरानी बात है, लेकिन वो फिर से दोहराने के लिए जो डेलीगेशन गया था, कांग्रेस, एनसीपी, उबाठा शिवसेना, उसके साथ मनसे का भी नेता था जो राज ठाकरे था। ये 2 दिन चला। पहले दिन राष्ट्रीय चुनाव आयोग के ऑफिस में गए, दूसरे दिन मुंबई महाराष्ट्र के जो चुनाव मुख्याधिकारी है उनके पास गए, और जो कुछ हुआ उसके बाद एक वार्ता परिषद हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पार्टियों के नेता थे, बिल्कुल बीचों बीच उद्धव ठाकरे बैठे थे, उनके इर्द दोनों साइड में बहुत सारे पार्टियों के नेता बैठे थे। कांग्रेस के थे, एनसीपी शरद पवार गुट के थे, कांग्रेस के थे, मनसे के राज ठाकरे खुद थे। और इस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गड़बड़ ये हो गई कि कुछ नोक झोंक भी हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन जिस ढंग के सवाल उनको पूछे गए, एमबीए के जो
नेता थे उनको जो अलग अलग सवाल पूछे गए उसके सही सही जवाब एमवीए के नेता नहीं दे पा रहे थे। एनसीपी के जयंत पाटिल हो, उबाठा के उद्धव ठाकरे हो, जहां वो फंबल हो रहे थे, कांग्रेस के वडेट्टीवार हो, जहां उनको सही तरीके से पत्रकारों के सवाल का जवाब देने नहीं आ रहा था, उस वक्त हर कोई राज ठाकरे के हाथ में माइक थमा देता था। तो एक बात साफ हो गई कि एमबीए को उद्धव ठाकरे या बाकी किसी पार्टी का नेता जितना बचा नहीं सकता उतना राज ठाकरे बचा सकते हैं। पत्रकारों के जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए हर कोई राज ठाकरे के मुंह ताकता रह गया, हर पार्टी का नेता। इसलिए उस पत्रकार परिषद में, वार्ता परिषद में राज ठाकरे छा गए थे। और इसमें एक सिंबल मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि जिस ढंग की महाविकास आघाड़ी है, चल रही है, उनके पास अपना अपना पार्टी का संगठन है, ताकत है, उनके पास वोट भी है, लेकिन वो वोटर, वो कार्यकर्ता, वो संगठन उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो नेतृत्व की शक्ति होती है, ताकत होती है, नेतृत्व की जादू होती है, वो बाकी किसी भी पार्टी के नेता के पास नहीं है। नेता की नेतागिरी जो करता है उसके कहने में, बोलने में एक अथॉरिटी, अधिकार जरूरी होता है। राज ठाकरे की आवाज में, भाषा में, वक्तव्य में, बयान में वो अथॉरिटी हमें दिखाई देती है। सामने वाले का सवाल समझकर अपने तरीके से अथॉरिटिव लेवल पर जवाब देना, अगर उद्धव ठाकरे हो या जयंत पाटिल हो या वडेट्टीवार हो, उनसे भी ज्यादा अथॉरिटी लेवल पर अगर राज ठाकरे जवाब दे पाते हैं तो मुझे लगता है कि एमवीए के लिए, भले राज ठाकरे की मनसे पार्टी बहुत छोटी हो, ताकत में छोटी हो, लेकिन उनका नेता सबसे स्ट्रांग है। अगर ऐसा नेता महाविकास आघाड़ी को मिल जाए तो बड़ा फर्क होता है। एक मैंने कहीं कहानी सुनी थी, मुझे पसंद आई है, वो जानबूझ कर आज कहूंगा आपको। ऐसा माना जाता है, अंग्रेजी में कुछ पढ़ा था कि अगर भेड़ बकरियों की सेना है, उसका नेतृत्व एक शेर करता है, तो वे भेड़ बकरियां भी शेर की तरह लड़ती है, क्योंकि उनका नेता शेर होता है, अथॉरिटी जैसा होता है। लेकिन अगर शेरों की सेना है और कोई भेड़ बकरी उसका नेतृत्व कर रही है, तो शेरों की सेना भी भेड़ बकरियों जैसी काटी जाती है। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, लेकिन उसका मायने, उसका आशय समझ लो। महाविकास आघाड़ी महायुति से टक्कर लेने के लिए उनके पास भी अपना अपना संगठन है। वो मेंटली थक गए, निराशग्रस्त है, हताश है, लेकिन उनके पास भी एक संगठन है। अगर उनको तगड़ा शेर जैसा कोई नेता मिल जाए तो वो भी शेर जैसे लड़ सकते हैं। बीजेपी, शिंदे, फडणवीस वगैरह इनसे दो दो हाथ कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो इतनी आक्रामक नहीं थी जितने नरेंद्र मोदी है। तो 2004 और 2009 दोनों चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली जो बीजेपी पार्टी थी, उसका संगठन था, उनको 2014 में मोदी जैसा शेर नेतृत्व करने के लिए मिल गया और वही कैसे लड़ पड़े देखो। 2004 और 2009 में दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस की पार्टी खुद को शेर बताती थी, लेकिन जब बीजेपी के पास मोदी जैसा शेर
नेतृत्व करने के लिए आगे आ गया तो भेड़ बकरियों की तरफ कांग्रेस काटी गई, 206 से लेकर 44 तक खिसक गई। तो मैं मानता हूं कि अगर महाराष्ट्र में एमबीए को फडणवीस से और महायुति से, बीजेपी से तगड़ी लड़ाई करनी है तो नेता राज ठाकरे जैसा चाहिए। राज ठाकरे के पास जो अथॉरिटिव एटीट्यूड है, उनके नेतृत्व गुण है, भले उनके पास पार्टी का संगठन नहीं है लेकिन ये संगठन उनको मिल गया महाविकास आघाड़ी का, तो वो तगड़ी फाइट कर सकते हैं। इसलिए, और इसकी झलक हम बोल सकते हैं, इसकी झलक उस चुनाव आयोग से मिलकर आने वाले जो एमवीए की डेलीगेशन थी उसकी वार्ता परिषद में उसकी झलक मिल गई है। एक तरीके से राज ठाकरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छा गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।